जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। गाय को गेहूं खिलाकर फिर उसके गोबर से गेहूं निकालकर उसको धोकर सुखाकर पीसकर उसके गेहूं से बने हुए आटे की रोटी को भोग लगाकर उस रोटी को खाने से तो डेफिनेटली बच्चा नहीं पैदा होगा। नो बट इंस्टा ज्ञान के इस एपिसोड में आपको जबरदस्त डिबंकिंग जरूर देखने को मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। बहुत से बाबा लोग बोलते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके उनके खुद के रीजन जो है वो बहुत ज्यादा अजीब है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो उससे दुर्गंध बहुत आती है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं इन अ वे। तो अलग अलग बाबा जी ने इसका अलग अलग जवाब दिया। कोई कहता है कहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, कोई कहता है कहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इनकी बातों में कितना सच है तो वो तो आप खुद तय कीजिए। बट क्या प्याज और लहसुन खाने से कुछ हो सकता है? तो कुछ रीज़न मुझे मिले कि अगर ज़्यादा खाएंगे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बैड ब्रेथ तो है ही। पर प्याज और लहसुन को अगर आप सीमित मात्रा में यानी एक तयशुदा अमाउंट में खाएंगे तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओबेसिटी, लिपिड मॉडिफाइंग, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसके देखे गए। तो बेसिकली यही है कि प्याज और लहसुन को अगर आप खाना चाहते हैं, अगर आपको सूट करता है तो आप ज़रूर खाइए और नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाइए। ऐसा कुछ आप बहुत ज़्यादा मिस नहीं करने वाले हैं। बट क्या मिस आपको करना है इन सारे बाबाओं की एडवाइस को? तो जो शुरुआत हमने लास्ट एपिसोड में की थी कि आपसे पूछा था कि किसी रील में बताए गए साइंस को कि वो सही है कि गलत है, वो साइंस है कि स्यूडो साइंस है। तो इसी कड़ी में हम एक और रील आज देखेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि वो सही है या गलत है और वीडियो के अंत में आपको उसका जवाब भी मैं जरूर दूंगा। Cholesterol is one of the most important defense mechanisms we have in the body. In 1968, the perfect cholesterol level was 222. Today, the perfect cholesterol is 222. It has not moved. As you get down to about 120, you can pretty well be assured that 100% of that population has cancer growing someplace. It may be small, it may be large, but it is growing. But as far as being the best protector against heart disease, against stroke, against cancer, you're not going to get over cancer unless you get the cholesterol levels above 200. 180 is kind of the break even, if you would. But if we have a patient who stays around 120, 130, 140, I know they are not going to recover very rapidly. तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाता है तो उसको कैंसर होने की संभावना, इनके शब्दों में, 100% हो सकती है। और अगर किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है यानी कि विद इन रेंज, कैंसर नहीं होगा, यानी कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सच है या गलत है, या ये साइंस है या कि ये स्यूडो साइंस है? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर पॉडकास्ट चैनल एज वेल, लॉजिकल कास्ट, जिस पर हम रेगुलर पॉडकास्ट लाते रहते हैं। काफ़ी समय से पॉडकास्ट नहीं आया पर अब उस पर काफ़ी सारे पॉडकास्ट एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। वापस से बाबा जी की तरफ आ जाते हैं, वो जो बता रहे हैं कि गाय का दूध और भैंस के दूध में क्या डिफरेंस होता है। गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है। भैंस इतनी याददाश्त भैंस में नहीं होती। भैंस को कोई ले जाए तो भैंस नहीं आएगी वापस, क्योंकि भैंस को पता ही नहीं किस रास्ते से आए। थोड़ा बहुत याद रहता है भैंस को। भैंस कैसे चलती है? ऐसे भैंस से जाके भैंस चलती, हाँ या ना? आप भैंस के बच्चे को छोड़ो और गाय के बच्चे को छोड़ो तो भैंस का बच्चा ऐसे ऐसे चलेगा और गाय पूंछ उठा के बछड़ा दौड़ जाता है। उसकी फुर्ती ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, भैंस के बच्चे में एनर्जी ज्यादा है या गाय के बच्चे में? इसका मतलब क्या हुआ? गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। गाय के दूध में याददाश्त ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। याददाश्त ज्यादा है मतलब उसका मतलब क्या हुआ? दूध में भी याददाश्त होती है क्या?
तो इसे मैं क्या डिबंक करूं बार बार, इससे तो मेरा 6 महीने पुराना वर्जन ही डिबंक कर देगा। आओ काम पे लगो। गाय का दूध और भैंस के दूध में मेजर डिफरेंस है फैट कंटेंट का। जहां गाय के दूध में होता है तकरीबन 2 से 3% फैट, वहीं भैंस के दूध में 7 से 8 और भी ज़्यादा फैट परसेंटेज हो सकता है। के दूध और भैंस के दूध को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको फैट कंटेंट के अलावा, जिसकी बात हमने करी, उसके अलावा आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट भैंस का दूध कई मायनों में, जैसे कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के मामले में या क्रीमीनेस और टेक्सचर के मामले में, गाय के दूध से बेहतर है। अब वो पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि किसी गाय का दूध पसंद है, किसी भैंस का दूध पसंद है, या किसी दूध पसंद ही नहीं है ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपको जो दूध अच्छा लगे वो पीजिए, नहीं दूध अच्छा लगे मत पीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पर जब बात आती है मिसोजिनी की, यानी कि औरतों को बताना कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनने हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर बाबा जी थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है। मतलब इस तरह के बाबाओं को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। उन्हें ये ज़रूरत है कि वो इनसे सीखें कि किस तरह के कपड़े उनको पहनने चाहिए, किस तरह से उनको रहना चाहिए, क्या क्या उनको करना चाहिए, वो इनसे सीखें सबसे पहले तो इस तरह की मिसोजिनिस्टिक सोच आई थिंक समाज के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। जो इन्होंने और भी बहुत जगह पर बहुत कुछ बोला है। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए, और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं, अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना, और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना। ना तो माँ को अकेला छोड़ना चाहिए, ना तो बहन को अकेला छोड़ना चाहिए, ना तो बेटी को अकेला। बेसिकली यहाँ पर वही सड़ी गली सोच सामने आती है कि आप बताएंगे किसको कैसे करना है, और इतनी घटिया बात करने के बाद भी ये आराम से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ही इनको कुछ बोल रहा है कोई, सब लोग बैठकर बस ताली बजा रहे हैं इनके प्रवचनों को सुनकर। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है 2024 में, जहाँ पर हम इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, विमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको समान अधिकार, समान रूप से बाहर निकलने का और नौकरी करने का, इज्जत के साथ जीने का हक अगर हम नहीं दे सकते 2024 में भी इस तरह के सड़े गले बयानों के साथ, तो फिर शायद हम सोसाइटी में अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम अपने बेटियों को संभाल लें, बेटियों को कपड़े पहनना सिखा दें, और हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो लड़के हैं, सांड बनकर बाहर घूमते रहें, तो शायद हम सबसे बड़ी गलती वहाँ पर कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है इक्वली उन सांडों को भी पकड़ने की और उनको समझाने की कि तुम्हारी जो सोच है वो गलत है, सोच को तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सोच गलत है तभी तो बुर्के में जो औरतें हैं, वृद्ध महिलाएं हैं या छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ भी इस तरह की हरकतें होती हैं। और वो तो अपने घर के अंदर ही रहती हैं, उनके साथ तो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो महाराज अपनी सोच बदलिए। अगर आप सोने जा रहे हो तो अपने आसपास किसी भी तरीके का कोई पानी ना रखें। कटोरे में पानी हो गया, ग्लास में पानी हो गया, इन पानी को अपने पास रखना। बिना पानी के प्यासे मर जाइए, पर पानी मत रखिए अपने पास कर दीजिए, क्योंकि जो पानी है इस ब्रह्मांड की नकारात्मक आत्माओं को अपनी तरफ आमंत्रित करता है। जब आप अपने आसपास पानी रखते हो तो नकारात्मक ऊर्जाओं को एक मैसेज देते हो कि हम आपस में इंटरेस्टेड हैं और आप हमारे पास आइए। जिन लोगों को इस संसार में लगता है कि इस ब्रह्मांड में आत्माएं, भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं है, मैं उनको एक तरीका बताता हूँ, उनको साक्षात आत्मा का मिलन हो जाएगा। आप जब भी सोइए, एक तरीका है, बेहतर तरीका है, सोने जा रहे हो अपने आसपास कोई कटोरे में पानी डाल लीजिए, अपने आसपास एक खाली कुर्सी रख लीजिए और उस कमरे में एक बड़ा सा मिरर रखिए। और जब आप सोने जा रहे हो आपके घर में कोई नहीं होना चाहिए, एकांत आप होने चाहिए, उस पूरे घर में सिर्फ सन्नाटा होना चाहिए। रात के 12 से 3 बजे की प्रक्रिया में आपको हाथ लेना है और अपने दिल पर रखना है और छत की तरफ देखते देखते बिस्तर पर जाना है और लेट जाना है पीठ के बल, और आह्वान करना है कि जो कोई भी आसपास नकारात्मक आत्मा है वो मेरे पास आकर दिखाए। और ऐसा अपने अंदर भरोसा रखना है कि कोई है जो आएगा, और देखना गारंटी है कि जरूर जल्द ही, अगर आपकी इच्छाएं प्रबल रही तो कोई ना कोई आपको वो दर्शन जरूर देगा जिसकी आप इच्छुक रहे हैं। मतलब पहले तो मैं आत्मा और भूत प्रेत में नहीं मानता, ठीक है, तो भी मुझे समहाउ चाहिए कि वो आत्मा और भूत प्रेत मुझे दर्शन दे दे। तो मैं रात को पानी में रखूं कटोरे में और दिल पर हाथ लगकर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलता रहूं और शिद्दत के साथ सोचूं कि भूत प्रेत होते हैं, जबकि मैं अंदर ही अंदर जानता हूं कि भूत प्रेत नहीं होते। तो हो सकता है ऐसा कि भूत प्रेत मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे दे। क्या लॉजिक है भाई साहब का? अमावस्या को सेक्स करने से बच्चे विकलांग ही पैदा होंगे। अब ये सत्संग विदेशियों में नहीं है तो व्हील चेयरों की फैक्ट्रियां उधर बहुत चलती है। अभी इंडिया में भी एक गंदगी आई, इसलिए हमने चालू कर दिया भाई अमावस्या पूनम को पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना। एक 16 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में
कोर्ट ने इनको सजा सुनाई उम्र कैद की। और भी बहुत सारे कांड इन्होंने किए थे। क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी उस परिवार को जान से मारने की धमकी कि चुप रहो वरना तुम्हें जान से मार देंगे, और इस तरह की पता नहीं और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। पर ये आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, अमावस्या के दिन क्या करना है, पूर्णमासी के दिन क्या करना है। नीडलेस टू से ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे विकलांग, अगर बच्चा नहीं भी होता है गर्भाधान तो पति पत्नी को जीवलेवा बीमारी लग जाती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है। तो समुद्र में पानी की भरती और ओट भी ज्यादा होती है, तो हमारे सप्त धातु और सप्त रंगों में और रक्त में उथल पाथल होती है। उन दिन सेक्स करेंगे तो या तो संतान विकलांग होगी या तो हमारे शरीर के अंग वीक हो जाएंगे, फिर हार्ट अटैक पकड़ जाए, कोई बीमारी पकड़ जाए। ये बहुत ही पुराना स्यूडो साइंस है और उस स्यूडो साइंस के बेस में है एक कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन। और इसको इस तरह से ये लोग जस्टिफाई करते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है दो बॉडीज़ के बीच में वर्क करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उफान आता है। जब टाइडल वेव्स समुद्र में आ सकती हैं, जो मून का इफेक्ट समुद्र में हो सकता है, तो वो हम पर क्यों नहीं हो सकता। हमारे अंदर जो भी लिक्विड है 70% वाटर है, तो वो 70% वाटर भी उथल पुथल करता है, ज्वार भाटा आता है जब से चंद्रमा नज़दीक आता है। तो बेसिकली इसको हमने पुराने एक एपिसोड में डिबंक किया था कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट है वो अर्थ पर पड़ता है, पर वो पानी पर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वाटर का जो कंबाइंड वेट है, कंबाइंड मास है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इसीलिए वो मूव कर सकता है ग्रेविटेशन, चंद्रमा के ग्रेविटेशन के इम्पैक्ट में। पर क्योंकि हमारा जो वेट है वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, तो जो दो बॉडीज़ हो गई, हमारी बॉडी और चंद्रमा, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंटली लेस वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी पर चंद्रमा का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, और जब चंद्रमा का कोई इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होता तो बच्चे के विकलांग होने का या हमारे अंदर ज्वार भाटे उठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये थे ट्रेडिशनल बाबा, पर कुछ जो बाबा हैं वो डॉक्टर होने का ढोंग करते हैं, और पर वो भी आपका इक्वली नुकसान करते हैं। जैसे ये डॉक्टर साहब हैं सो कॉल्ड, जो आपको बता रहे हैं कि मेडिसिन से कुछ नहीं होता। जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ इस तरह के, वहाँ सारे डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट, उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी ना सही, थोड़ी बहुत ठीक होती हो, राइट? कोई भी एक मजे कर रहे हैं, इंटरनेशनल कहीं भी जाए, फोटो ले रहे हैं, तो सोचते रहते हैं क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज ठीक होती है? नहीं, कंट्रोल होती है। कंट्रोल होती है तो भाई वो दवाई बढ़ाते क्यों? बहुत सारी दवाइयां हैं जिनसे बीमारियां ठीक होती हैं, कंट्रोल में आती हैं, पर ये क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। आप क्या बीपी की दवाई से बीपी ठीक होती है? क्या ट्यूबरकुलोसिस हाँ कंट्रोल होती है की दवाई से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होती है? होता था लेकिन अब नहीं होता, नाउ इट इज रेजिस्टेंट, नाउ ऑल आर म्यूटेटेड। दवाई बढ़ाते हैं तो ऐसी कोई दवाई बढ़ानी नहीं जिससे पड़ती कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत 10% 2% कंट्रोल होता है, नहीं है। मेडिसिन और ड्रग क्योर और इवन कंट्रोल एनी डिजीज एट ऑल, और अगर किसी को थोड़ा भी शक है तो आप ढूंढ के देख लो, लिटरेचर में नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। मतलब पूरे जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको ही रिडिक्यूल कर दो और अपना ऑल्टरनेटिव थेरेपी सिस्टम बेचो, कि सारा मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सब बकवास है, हमारा जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी है वही काम करती है। अ ड्रग और प्रिपरेशन फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज, उसको बोला जाता है मेडिसिन। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से कोई मेडिसिन अगर कुछ करती ही नहीं है, ना कंट्रोल करती है, ना क्योर करती है, ना प्रिवेंट करती है, तो फिर उसको मेडिसिन नहीं कहा जाएगा बेसिकली, क्योंकि वो उस मेडिसिन की डेफिनेशन में नहीं आती। मेडिसिन इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन, ड्रग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मेडिसिन का मतलब क्या डिक्शनरी में देखेंगे, एनीथिंग विच कैन हेल्प टू प्रिवेंट और टू क्योर अ डिजीज, दैट इज मेडिसिन। अब पैर हिला रही है, मेडिसिन है मेरा। खुद की बात को खुद ही घुमा दिया। आप पहले बोल रहे थे मेडिसिन खराब है, सारी की सारी मेडिसिन खराब हैं, पर जब मेडिसिन की डेफिनेशन की बात आई तो कहा कि नहीं मेडिसिन तो ठीक है, ड्रग्स खराब है। कमाल करते हो पांडे जी। क्योंकि इससे मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा है, इट बिकम्स मेडिसिन। मेडिसिन डज नॉट मीन ड्रग, मीन केमिकल। मोस्ट कॉमनली इट इज अ ड्रग और प्रिपरेशन, जो हमने देखा था उसको ही मेडिसिन कहा जाएगा, बाकी सबको थेरेपी कहा जाएगा। बाकी सब जो भी अलग तरह की चीज़ें हैं, जो आप हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, योगा करना, बाकी सारे ट्रीटमेंट है, उनको या तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी कहा जाएगा, ना कि मेडिसिन। मेडिसिन कैन बी ग्रेविटी, ग्रेविटी इज ए गुड मेडिसिन। कोई भी क्रॉनिक किडनी व्हाट, ग्रेविटी कैसे मेडिसिन हो सकता है? ग्रेविटी इज अ गुड मेडिसिन सेड आइजैक न्यूटन। कोई भी क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट हमारे पास आता है, क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, डायलिसिस पे जा रहा है, उसको हम मेडिसिन देते हैं ग्रेविटी वाला। ये लो 2 किलो ग्रेविटी खा लेना, तुम्हारा सारी बीमारी ठीक हो जाएगी।
लास्ट टाइम जो एक मैम थी वो बता रही थी कि जो सनस्क्रीन है उससे कैंसर होता है और सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए, और कुछ कुछ बात ये भी वही बोल रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। Sun is the one which keeps you without any disease. The industry has created a myth, frightened people saying that don't go in the sun, you will get cancer of the skin. So they give ladies sunscreen, another chemical to put on your body. Now we know it is a sunscreen that gives you cancer and not the sun. जो एग्जैक्ट जो बात लास्ट रील में कही गई थी वही बात इन्होंने कही कि सनस्क्रीन आपको कैंसर देता है, ना कि सन। लीडिंग कॉज ऑफ स्किन कैंसर, नंबर 1 कॉज ऑफ स्किन कैंसर इज सन एक्सपोजर। प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर यानी कि लॉन्ग टर्म सन एक्सपोजर या शॉर्ट टर्म सन एक्सपोजर एट एक्सट्रीम इंटेंसिटी। Sun is the one that gives you the best vitamin D3 and you don't have to take calcium, you don't have to take milk, you don't। अगर सन में बैठेंगे तो विटामिन डी मिल जाएगा, चलो, पर उसका कैल्शियम से क्या लेना देना है? कैल्शियम तो आपको तो भी लेना पड़ेगा। Nothing. Sun gives you everything, keeps your bones intact, your skin absolutely healthy, and don't apply any chemical to the skin. And if you want, you can have a little coconut oil on your। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि सनस्क्रीन से कैंसर होता है और बाकी सन से कैंसर प्रिवेंट होता है, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी आपको। अगर आपको प्रोलॉन्ग्ड सन में जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए सन में जाना है, तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, जो कि आपको सन एक्सपोजर से बचाती है कुछ हद तक और कैंसर के कारणों को, कैंसर के प्रोबेबिलिटी को कम करती है। तो बात करते हैं उस सवाल की जो हमने वीडियो के शुरू में पूछा था कि क्या लो कोलेस्ट्रॉल कैंसर का कारण हो सकता है कि नहीं। साइंस है या सूडो साइंस है? कुछ स्टडीज में सामने आया है कि लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कि स्टैटिन यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है, उसको लेने से अगर लो कोलेस्ट्रॉल लेवल बने हुए हैं आपके, तो वो कैंसर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता है कंपेयर टू पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। पर ये मेटा एनालिसिस सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर किया गया जो स्टैटिन ले रहे थे। वहीं ऑन द अदर हैंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि जो नॉर्मल से ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो हमने पहले भी बात की थी कि हाइपर कोलेस्ट्रेलमिया कैंसर को बढ़ाने का भी कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी सामने आया कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से कैंसर ट्रिगर हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कैन ट्रिगर ऑन्कोजेनिक हेजहॉग पाथवे, यानी ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जो कैंसर का कारण बन सकता है। दोनों ही बातें हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कैंसर का कारण हो सकता है और बहुत लो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कैंसर का कारण हो सकता है। तो बेहतर इसी में है कि हम अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अपना बाकी सारी जो लेवल्स हैं, उनको मॉडरेट लेवल पर रखें और इस तरह से हम कैंसर से भी बच सकते हैं और बाकी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी बच सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं और अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखने हैं तो मैं यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। आप 1 से लेकर 14 एपिसोड और 15वां एपिसोड ये वाला भी पूरा एक साथ देख सकते हैं। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम 45,000 तक पहुँच गए हैं और 50,000 से थोड़ा सा ही दूरी पर हैं। तो मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए और बी लॉजिकल।